हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन। टीईटी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एमपीटेट वर्ग 3 2020 मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 जो कि 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, उसका 6 मार्च 2022 का शिफ्ट 2 का हम पेपर करने जा रहे हैं। ईवीएस के प्रश्न हम करेंगे इसमें पर्यावरण अध्ययन के, एनवायरमेंटल स्टडीज के 61 से 90 नंबर के प्रश्न होंगे। टोटल 30 प्रश्न हम करेंगे। तो 61 नंबर का प्रश्न है इसमें। हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर ही आपको ये वीडियो देखना है और जिस भी एग्जाम में ईवीएस आता है, जैसे सीटेट है और एमपीटेट वर्ग 3 है और कोई भी प्राइमरी टेट लेवल एग्जाम है, जिस भी एग्जाम में ईवीएस आता है, यूपी टेट, सुपर टेट, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में से देखा जाए। ठीक, 61 नंबर का प्रश्न हम करेंगे। देखिए, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। देखिए, सिक्सटी वन नंबर का प्रश्न देखिए। लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ डैम्स आर देयर इन विच ऑफ द टू कंट्रीज। विश्व के किन दो देशों में बड़ी संख्या में बांध है? कौन से विश्व के दो बड़े देश हैं जिनमें बड़ी संख्या में बांध है? ऑप्शन ए है इंडिया एंड चाइना, भारत और चीन। ऑप्शन बी है इंडिया एंड मैक्सिको, भारत और मैक्सिको। ऑप्शन सी है चाइना एंड ब्राजील, चीन और ब्राजील। ऑप्शन डी है इंडिया एंड जापान, भारत और जापान। तो किन दो देशों में बड़ी संख्या में बांध मिलते हैं आपको, डैम्स मिलते हैं? आपको बताना है। 10 सेकंड दिए आपको, सही जवाब दीजिए। स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये प्रश्न आता है। तो ईवीएस में कुछ भी पूछ सकते हैं। एमपीटेट में ईवीएस क्या है? ब्रॉड विषय है, बहुत बहुत विस्तार वाला विषय है। तो आपको स्टैटिक जीके वगैरह सब याद ध्यान होने चाहिए। तो 61 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है इंडिया और चाइना। इनमें सबसे ज्यादा बांध है। अभी चाइना वर्तमान में एक बांध बना रहा है, धरती का सबसे बड़ा बांध। 62 नंबर का प्रश्न है, देखिए। द सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इज। झील में दूसरा पोषी स्तर, दूसरा ट्रॉफिक लेवल होता है, क्या होता है? तो लिखा है फिटो प्लांटोन, पादप प्लवक। ऑप्शन बी है जू प्लांक्टोन, जंतु प्लवक। ऑप्शन सी है पेंथोस पेंथोस। ऑप्शन डी है फिशेस, मछलियां। तो झील में दूसरा पोषी स्तर कौन सा होता है? झील में, लेक में, कोई सी लेक में दूसरा पोषी स्तर कौन सा होता है? दूसरा ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? ये आपको बताना है। सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया। सही जवाब है इसका जू प्लांक्टोन, जंतु प्लवक। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तो इकोलॉजी से संबंधित ये प्रश्न है। इकोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। आपको इकोलॉजी टॉपिक, पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, झील का भी, तालाब का भी, अपने वायुमंडल का भी, सबका। ठीक, अगला देखिए। 63 नंबर का प्रश्न है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन जिम्मेदार है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। ऑप्शन सी नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैस जिम्मेदार है। नोबल गैस एक समूह है दो चार गैसों का। हाइड्रोजन या क्या हाइड्रोजन जिम्मेदार? कौन सी ज्यादा जिम्मेदार है या कौन सी जिम्मेदार है, ये आपको बताना है। कौन सी गैस जिम्मेदार? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पूरी पृथ्वी पर जो तापमान में वृद्धि हो रही, वैश्विक स्तर पर तापमान में जो वृद्धि हो रही है, उसकी बात। तो 63 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया।
सिंपल सा प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो 63 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है। और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है नोबल गैस कौन कौन सी, नाम लिखना है उनके। फिर 64 नंबर का प्रश्न है, देखिए, हेपेटाइटिस ए डिसीज ऑफ, हेपेटाइटिस ए रोग है, ऑप्शन ए वाटर बोर्न डिसीज जल जनित बीमारी है, ऑप्शन बी है एयर बोर्न डिसीज हवा जनित बीमारी है, ऑप्शन सी लीवर बोर्न डिसीज लीवर जनित बीमारी है, ऑप्शन डी हार्ट बोर्न डिसीज हृदय जनित बीमारी। हेपेटाइटिस ए जो हो जाता है, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी आपने सुना होगा। तो ये बीमारी किसके कारण होती है, जल से कि हवा से कि लीवर से कि हृदय से, बताइए। 10 सेकेंड दिया आपको। बीमारी भी एक टॉपिक है, रोग एक टॉपिक है आपके इसमें ईवीएस में। तो रोग जितने भी है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं कि जल से कि हवा से कि ये वाले जल जनित रोग, विषाणु जनित रोग और बैक्टीरिया जनित रोग, ये सब रोग आपको याद होने चाहिए। बताइए। 64 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, बताइए। सही जवाब है इसका लीवर बोर्न डिसीज, लीवर जनित बीमारी हेपेटाइटिस ए। 64 नंबर का प्रश्न है, बोर्ड एम्पिटेट वालों ने, ईएसबी वालों ने सी वाला माना है, लीवर बोर्न डिसीज लीवर जनित बीमारी हेपेटाइटिस ए। ठीक, अगला देखिए। 65 नंबर का प्रश्न है, देखिए, लास्ट ऑप्शन है 1987। इन विच ईयर द वाटर एक्ट पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन वाज इन्फोर्स्ड, जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1971 1971, ऑप्शन बी 1974 1974, ऑप्शन सी 1981 और 1981, ऑप्शन डी 1987 1987। बताइए, जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम, द वाटर एक्ट पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन, ये वाला एक्ट, ये वाला अधिनियम कब लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था, ये आपको बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। ये ऐसे प्रश्न है जो आपको याद है तो याद है, फैक्चुअल प्रश्न की गिनती में आते हैं ये। जो आपको पता है तो आप कर देंगे, नहीं पता है तो तुक्का मारेंगे। ठीक, तो चलिए तुक्का ही मार दीजिए, नहीं आता है तो, अगर आता है तो कमेंट में लिखिए, चैट में लिखिए। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी 1974। हम एक प्रश्न पे ज्यादा देर नहीं रोक सकते क्योंकि 30 प्रश्न है। आई होप आप समझ गए होंगे। आखिरी का ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक, प्रोजेस्ट्रॉन में लिख दूंगा। 66 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स गेट रिलीज ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक शोर के कारण निकलता है? ऑप्शन ए एड्रेनलिन, एड्रिनल, ऑप्शन बी री रीजनल रीजनल, ऑप्शन सी सीनल, ऑप्शन डी प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा हार्मोन निकलता है अत्यधिक शोर के कारण, ये आपको बताइए। अत्यधिक शोर हो रहा है तो कौन सा हार्मोन निकलेगा आपके अंदर से? तो जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा और विराट कोहली बैटिंग कर रहा है और सभी इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं तो उसमें जोश आ जाता है, तो वो वाला एड्रिनल एड्रिनल हार्मोन निकलता है। ठीक, अगला देखिए। 67 नंबर का प्रश्न है, देखिए दिख रहा होगा आपको पूरा प्रश्न। 67 नंबर का प्रश्न है, which one of the following should be the most important aspect of EVS teaching at primary level? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है?
ऑप्शन ए है कंडक्टिंग एक्टिविटीज एंड डेवलपिंग स्किल, गतिविधियों और विकास कौशल का विकास। ऑप्शन बी है अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, मूल्यांकन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस, विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन डी है कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है इनमें से, यह आपको बताना। प्राथमिक स्तर पर पहली से पांचवी की बात हो रही, बताइए। 67 नंबर प्रश्न है, बताइए 10 सेकंड दिया। तो गतिविधि और विकास कौशल का विकास ठीक है, मूल्यांकन सफलता प्राप्त करना ये भी ठीक है, विज्ञान की बुनियादी अवधारणाओं को समझना ये भी ठीक है, पर विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना ये पहली प्राथमिकता है प्राइमरी लेवल पे, तो डी वाला सही हो जाएगा। कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, ठीक, ये वाला सही हो जाएगा। पहले प्राथमिक स्तर की बात है तो ये डी वाला सही है, 67 का डी उत्तर होगा। अगला 68 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। वाइल वॉकिंग, 68 नंबर का प्रश्न है, वाइल वॉकिंग थ्रू होम फ्रॉम स्कूल राहुल saw a nest which was made of grass. On top there were soft wings, roots, wool, hair and cotton wool. Which bird's nest did Rahul saw? स्कूल से घर जाते समय राहुल ने घास का बना घोंसला देखा। ऊपर नरम टहनियां, जड़े, ऊन, बाल और रुई थे। राहुल ने किस चिड़िया का घोंसला देखा होगा, किस चिड़िया का घोंसला देखा है? ऑप्शन ए क्रो, कौवे का। ऑप्शन बी स्पैरो, गौरैया का। ऑप्शन सी कोयल, कोयल का। ऑप्शन डी इंडियन रोबिन, भारतीय रोबिन का। किसका घोंसला है या किसके घोंसले की विशेषता है कि जिसमें नरम टहनियां, जड़े, ऊन, बाल, रुई सब मिल जाते? चैप्टर है एनसीईआरटी में पहले से पांचवी में, बताइए। एवीएस में दर्जन चिड़िया है, कोयल है, कौवा है, सबके बारे में, सबके घोंसलों के बारे में विस्तार से दिया है और ये भी पढ़ने का विषय है। बताइए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आपको। 68 नंबर का प्रश्न। तो ना तो कौवा है ना गौरैया है, कोयल है। ऑप्शन डी सही हो जाए। कोयल तो कौवे के घोंसले में अपने अंडे छोड़ जाती। तो इंडियन रोबिन पक्षी का घोंसला है वो, ठीक, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है, तो एनसीईआरटी में आपको जो पक्षी है वो घोंसले कैसे बनाते हैं, कौन कौन से पक्षी के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में, वो सब आपको पढ़ लेना है। कैसे घोंसले बनाते हैं, कोई तो पत्थरों के नीचे बनाता है, कोई खंडरों में बनाता है। तो ये कोई से खंडरों में बनाते कोई पक्षी, कोई जैसे कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे जाती है। ये सब बातें आपको पढ़ना है एनसीईआरटी, ठीक। अगला 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए। Which bird builds its nest among the thorns of a cactus plant or in the मेहंदी hedge? कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ पर अपना घोंसला बनाता है? ये भी जरूरी है। देखो पक्षी के बारे में आया। ऑप्शन ए है पीजन यानी कबूतर। ऑप्शन बी है डव यानी डव पक्षी। ऑप्शन सी है क्रो, कौवा। ऑप्शन डी स्पेरो यानी कि गौरैया। तो इनमें से कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की बाड़ पर अपना घोंसला बनाता है? बताइए, 10 सेकंड दिए आपको, बताइए, उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें पिजन का भी कबूतर दिया है, क्रो का कौवा दिया है, स्पेरो का गौरैया दिया है, लेकिन डव का हिंदी डव ही दिया है। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं आपको। कैक्टस के पौधों के बीच और मेहंदी की बाड़ के बीच डव नामक पक्षी अपना घोंसला बनाता है। 69 नंबर का बी यानी कि डव सही हो जाए। अगला देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, देखिए। विच प्रश्न क्रमांक 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स carves out holes inside a tree to build its nest?
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है? पेड़ के अंदर छेद कौन करता है? जैसे पेड़ है तो उसके अंदर कोटर छेद कर देता है। कौन सा पक्षी है वो? तो ऑप्शन ए है मेगालाइमा, मेगालाइमा। ऑप्शन बी है क्रेस्टेड ऑकलेट। ऑप्शन सी है ब्रेवर का ब्लैकबर्ड, ब्रेवर्स ब्लैकबर्ड। ऑप्शन डी है कॉपर स्मिथ पक्षी, कॉपर स्मिथ बर्ड। बताइए। देखिए नाम भी इंग्लिश में दिए तो इंग्लिश में पढ़ना जरूर है अपने को, नाम इंग्लिश में याद रखना जरूर है। ठीक, बताइए 70 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। बताइए। तो लिखा है, सही जवाब हो जाएगा ये कॉपर स्मिथ बर्ड, कॉपर स्मिथ बर्ड। ऑप्शन नंबर डी। ये कॉपर स्मिथ बर्ड पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ के अंदर छेद करता है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 70 का उत्तर नंबर डी। अगला 71 नंबर का प्रश्न है, देखिए। मार्बल कैंसर इज कॉज्ड बाय, मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? ऑप्शन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के कारण। ऑप्शन बी एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण। ऑप्शन सी एल्कलाइन रेन, क्षारीय वर्षा के कारण। या ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के कारण। तो मार्बल कैंसर किसके कारण होता है? मार्बल कैंसर किसके कारण होता है ये आपको बताना है। बताइए, 10 सेकंड दिए आपको, बताइए। मार्बल कैंसर क्या होता है इसके बारे में भी आप पढ़ना, कि मार्बल पीला पड़ जाता है धीरे धीरे समय के साथ, तो किस कारण होता है? तो ये एसिड रेन के कारण होता है, अम्ल वर्षा के कारण होता है। अगला 71 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का, 72 नंबर का प्रश्न, चेरनोबिल एक्सीडेंट इज रिलेटेड विथ, चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध से है। ऑप्शन ए अर्थक्वेक, भूकंप से है। ऑप्शन बी वोल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट से है। ऑप्शन सी न्यूक्लियर एक्सीडेंट, परमाणु दुर्घटना से है। ऑप्शन डी एसिड रेन, अम्ल वर्षा से। किससे है? चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी यूक्रेन में। यूक्रेन, रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, 3-4 साल हो गए उसको। तो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी यूक्रेन में, तो उसका किससे संबंध है आपको बताना, बताइए। 72 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट से संबंधित है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट था तो फट गया था, तो आज भी रेडिएशन है वहां, तो वहां कोई चेरनोबिल नामक जगह पे कोई भी व्यक्ति आज भी नहीं रहता है। ठीक, अगला 73 नंबर का प्रश्न है, अगला 73 नंबर का प्रश्न है, देखिए। 73 नंबर का प्रश्न है, इज लेक इज कॉम्प्लेक्स resinous substance excreted by a minute insect called, लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो एक सूक्ष्म कीट द्वारा उत्सर्जित होता है, कहलाता है। लाख जो है एक जटिल राल युक्त पदार्थ है, एक सूक्ष्म कीट, छोटे कीट द्वारा उत्सर्जित होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉम्बेक्स मोरी। ऑप्शन बी लेसिफर लक्का। ऑप्शन सी लिट्टा मैजिस्टर मजिस्टर। ऑप्शन डी कॉम्बस एफिनस। क्या कहलाता है? ये टर्म है केमिस्ट्री की, के कीट का नाम है, तो कीट का नाम क्या है बताइए। लाख एक जटिल राल युक्त पदार्थ है जो एक सूक्ष्म कीट उत्सर्जित करता है, निकालता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। 73 नंबर का सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो ऐसे प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका बताइए। सही जवाब हो जाएगा इसका ये बी वाला, लेसिफर लक्का। लाख से लक्का आप याद रख लेना, लेख से लक्का याद रख लेना। ठीक, 73 का लेसिफर लक्का। अगला 74 नंबर का प्रश्न है, देखिए दिख रहा होगा आपको। 74 नंबर का प्रश्न,
मलबरी सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, शहतूत रेशम रिक्त स्थान से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए एपिस इंडिका से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी एपिस डोरसाटा से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी एंथ्रेरा पफिया से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है शहतूत रेशम मलबरी सिल्क? बताइए, 10 सेकेंड दिए आपको। बताइए, चारों में से बताइए कौन सा होगा। तो मेलबरी से मोरी याद रख लेना आप, मेलबरी से मोरी, मेलबरी से मोरी याद रखना आप। तो बॉम्बेक्स मोरी सही जवाब हो जाएगा। मेलबरी सिल्क बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त होता है। ठीक, शहतूत रेशम बॉम्बेक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। सी वाला सही हो जाएगा 74 का। अगला देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट? भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1967 1967, ऑप्शन बी 1970 1970, ऑप्शन सी 1974 1974, ऑप्शन डी 1978 1978। कब परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था, यह आपको बताना है। पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया था भारत ने अपना? बताइए, फिल्म भी बनी है इस पे। बताइए, 10 सेकेंड दिया आप। तो 1974 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किया था। अगला 76 नंबर का प्रश्न देखिए। 76 नंबर का प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फंड द स्पेसएक्स मून मिशन इन 2022? इस प्रकार के प्रश्न अब 2022 में हुआ था ये। तो निम्नलिखित में से कौन 2022 में स्पेस एक्स मून मिशन के लिए फंड देगा? तो ऑप्शन ए इथेरियम, ऑप्शन बी डॉज कॉइन, ऑप्शन सी बिटकॉइन, ऑप्शन डी लाइट कॉइन। ये बिटकॉइन और ये ट्रेडिंग वाले हैं, बिटकॉइन वगैरह करेंसी है ये बिटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी, इनमें ट्रेड भी होता है। तो स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है और मून मिशन था 2022 में। 2022 में ही ये पेपर हुआ था, 6 मार्च 2022 का पेपर है और 2022 में ही होना था। तो स्पेस एक्स को मून मिशन के लिए फंड कौन देने वाला था, ये आपको बताना है। अब ये 2022 की बातें हो चुकी है, ये घटना पता नहीं ये दिया कि नहीं दिया। ठीक, तो इसके बारे में भी आप ये अब पूर्व में उस समय तो ये प्रश्न आया था। अब क्या हो जाएगा, आज की डेट में ये पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है मून मिशन पे, क्योंकि अंतरिक्ष का भी टॉपिक आपके इसमें सिलेबस में था। ठीक, बताइए 76 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो जिसको एलन मस्क प्रमोट कर रहे थे वही उन्हें मून मिशन के लिए फंड देने वाला था। तो डॉज कॉइन को प्रमोट कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉज कॉइन। ठीक, अगला 77 नंबर का प्रश्न है, लिखा है डैश इज हेल्पफुल द नेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, डाटा ट्रांसमिशन। रिक्त स्थान राष्ट्रीय संचार व्यवस्था, रेडियो प्रसारण, डाटा संप्रेषण में सहायक। ऑप्शन ए एप्पल सहायक है, ऑप्शन बी इनसेट 1D सहायक है, ऑप्शन सी इनसेट 2 भी सहायक है, ऑप्शन डी इनसेट 3C सहायक है। कौन सा इन सब चीजों के लिए सहायक है? संचार व्यवस्था, नेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो प्रसारण, डाटा संप्रेषण, इनके लिए कौन सा सहायक बताइए, 10 सेकेंड दिया। 77 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्पल सहायक है।
77 का ऑप्शन नंबर ए माना है ESB ने, तो ये वाला एप्पल सही हो जाए। अगला, इन विच ईयर यूनिस्पेस थर्ड वाज हेल्ड? यूनिस्पेस थर्ड किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1996 1996, ऑप्शन बी 1997 1997, ऑप्शन सी 1998 1998, ऑप्शन डी 1999 1999। बताइए कि कब, किस वर्ष आयोजित किया गया था यूनिस्पेस थर्ड? बताइए, 10 सेकंड दिए आपको, बताइए उत्तर बताइए। तो यूनिस्पेस थर्ड जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1999 में 1999 में आयोजित किया गया था। 78 का डी वाला सही हो जाए। अगला है 79 नंबर का प्रश्न, कोड चुनने वाला है। तो पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं अच्छे से। 79 नंबर का प्रश्न है, पढ़ते हैं। Which of the following are important millets grown in India? निम्नलिखित में से भारत में मुख्य रूप से उगाने वाले मोटे अनाज कौन से? ऑप्शन है ज्वार, ऑप्शन है सॉरी, पहला ऑप्शन या पहला है ज्वार, दूसरा है बाजरा, तीसरा है रागी। चूज द करेक्ट कोड, सही कोड चुनिए। मोटे अनाज कौन कौन से इसमें ज्वार बाजरा रागी में से, ये आपको बताना है, सही कोड चुनना है। ठीक, अब ये हिंदी वाला उत्तर हम सामने दिखेगा। प्रश्न क्रमांक 79, बताइए, 10 सेकंड दिया आपको, बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए है ओनली वन, पहला वाला है। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, पहला और तीसरा। ऑप्शन डी है 1 2 3, तीनों है। बताइए, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया आपको। तो ये पता करना है खाली कि ज्वार बाजरा रागी तीनों मोटे अनाज है कि कोई दो है कि कोई कौन से है, बताने, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ज्वार बाजरा रागी, तीनों जो है वो मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। तो डी वाला सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, अगला देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है, 80 नंबर का प्रश्न। देखिए, लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पिच ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट की खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 यार्ड 20 गज, ऑप्शन बी 22 यार्ड 22 गज, ऑप्शन सी 24 यार्ड्स 24 गज, ऑप्शन डी 23 यार्ड्स 23 गज। कितने गज की भूमि होती है? क्रिकेट आप सब खेलते हैं, तो बताइए पिच कितने यार्ड की होती है, कितने गज की होती है? बताइए, 10 सेकंड दिया आपको, बताइए फटाफट। ये खेल से संबंधित टॉपिक आ गया। तो 22 गज की पिच होती है। कितने गज की होती है क्रिकेट में? 22 गज। ठीक, अगला देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, द टर्म double fault, the term double fault is associated with which sport? डबल फोल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी गोल्फ से, ऑप्शन सी टेनिस से, ऑप्शन डी शतरंज से। बताइए, चेस से। किससे संबंधित है डबल फोल्ट? डबल फोल्ट शब्द किस में उपयोग में लिया जाता है इनमें से? 10 सेकंड दिए आपको, बताइए। तो ना तो क्रिकेट में, ना गोल्फ में, ना चेस में, टेनिस में डबल गोल फॉल्ट, इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? टेनिस। 81 का सी सही हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ प्लेइंग गेम्स? निम्नलिखित में से किसे खेल खेलने का लाभ माना जाता है? ऑप्शन ए इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू स्टडी इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग इन देयर फ्री टाइम, यह बच्चों को उनके खाली समय में सोने के बजाय पढ़ने में मदद करता है। ऑप्शन बी इट हेल्प्स इन बेटर टाइम मैनेजमेंट विद ऑफिस वर्क, यह कार्यालय कार्य से के साथ बेहतर समय प्रबंधन में मदद करता है। ऑप्शन सी इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल कंपोजर,
यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, इट हेल्प्स द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द हाउस। यह इससे बच्चों को घर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तो आपको बताना है कि खेल खेलने का लाभ क्या माना जाता है इन सब में से। बच्चों के लिए है तो बताइए, 10 सेकंड ही आपको बताइए। 82 नंबर का प्रश्न है, बताइए। तो सब सही है, लेकिन ये वाला ज्यादा सही है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल कंपोजर। शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। इसीलिए बच्चों को मोबाइल से ज्यादा बाहर खेलने को प्रोत्साहित करना चाहिए, और माँ बाप को भी चाहिए वो मोबाइल से बाहर निकल के बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटी करे। ठीक, इसीलिए स्कूलों में आधा घंटा 1 घंटा खेल का पीरियड होता है, ये खेल खिलाए जाते हैं। विशेषकर सरकारी स्कूलों में आधे घंटे का लंच होता है। तो लंच होता है, उसमें बच्चे भोजन करके खेल भी लेते हैं कुछ। ठीक, 83 नंबर का प्रश्न है, एज टीचर वन शुड। एक शिक्षक के रूप में जरूरी है कि क्या जरूरी? रिफ्लेक्ट on the lesson plan reflect on the lesson plan to understand the success and failure of the plan। योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना का पर चिंतन करें, जरूरी है। ऑप्शन बी, कीप द लर्नर्स अनइन्फॉर्म्ड अबाउट लेसन प्लान। शिक्षार्थियों को पाठ योजना के बारे में जानकारी न दे। ऑप्शन सी, इग्नोर वेदर द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विद द लेसन प्लान। इस बात पर ध्यान न दे, देखो इसमें भी न दे, इसमें भी न दे कि छात्र पाठ योजना के साथ सहज है या नहीं। मतलब छात्र से मतलब ही नहीं, छात्र के लिए तुम पाठ योजना बना रहे हो। इंकरेज स्टूडेंट टू स्टडी विद बुक्स। छात्रों को बिना किताबों के पढ़ने के लिए, विदाउट बुक्स लिखा है, बिना किताबों के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो एक शिक्षक के रूप में क्या जरूरी है, आपको क्या लगता है कि इन सब में से क्या जरूरी है? तो पाठ योजना, आपने डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, उसमें पाठ योजना बनाई जाती है आपके द्वारा, और उसे अपने से सीनियर जो टीचर होते हैं वो चेक भी करते। तो क्यों करते? आपको सुझाव भी देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं ऐसे बनाना था, ऐसे आप बच्चा टीएलएम यूज कर सकते, ऐसे पढ़ा सकते। तो जरूरी है ना वो सब। बताइए, 83 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिए आप। तो ये सब तो कोई सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन है, रिफ्लेक्ट ऑन द लेसन प्लान टू अंडरस्टैंड एंड सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द प्लान। योजना, जो आपने पाठ की योजना बनाई है, योजना की सफलता और विफलताओं को समझने के लिए पाठ योजना पर चिंतन करना आवश्यक है कि यार ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा तो ऐसे समझ में आ जाएगा, और बच्चों को ये परेशानी आएगी, यहाँ परेशानी आएगी, यहाँ मैं जोर दे के पढ़ाऊंगा। ये सब जरूरी। 83 का ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर का प्रश्न है। 84 नंबर का प्रश्न है, इंडक्टिव मेथड इज मूविंग फ्रॉम डैश एंड डिडक्टिव मेथड इज मूविंग फ्रॉम डैश। आगमनात्मक विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है और निगमनात्मक विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। इसमें उत्तर दे दिया क्या आप? तो ये वाला देखिए कि इंडक्टिव मेथड किससे किसकी ओर बढ़ती है और डिडक्टिव मेथड किससे किसकी ओर बढ़ती है, ये आपको बताना। ऑप्शन है, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ती है। ऑप्शन बी, जनरल स्पेसिफिक सामान्य विशिष्ट। ऑप्शन सी, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, विशिष्ट सामान्य, सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन डी, स्पेसिफिक और मतलब विशिष्ट, जनरल मतलब सामान्य। आगमनात्मक विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण से नियम की ओर जाती है। क्या जाती है? उदाहरण से नियम की ओर। और निगमनात्मक विधि नियम से उदाहरण की ओर जाती है, नियम से उदाहरण की ओर। तो बताओ, नियम कठिन रहेंगे, सामान्य रहेंगे कि स्पेसिफिक रहेंगे? उदाहरण सामान्य रहेगा कि स्पेसिफिक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल रहेगा कि स्पेसिफिक रहेगा? उत्तर दीजिए आप ABCD में से। 84 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब हो जाएगा कि इंडक्टिव मेथड इज मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, एंड डिडक्टिव मेथड इज मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक,
ये इंग्लिश वाला ध्यान रखना, सी वाला सही हो जाए। ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा 84 का। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश वाला मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि आपके पेपर में भी अंततोगत्वा यही बात लिखी होगी कि अंततोगत्वा उत्तर अंग्रेजी वाला मान्य होगा, ऐसा आपकी उसमें भी लिखा रहेगा, सिलेबस में भी आप देखना। तो अंग्रेजी वाला आप प्रेफरेंस थोड़ा ज्यादा दें। ठीक, और इस प्रकार की जो मेथड है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, इनका हिंदी तो ठीक है, पर अंग्रेजी आप जरूर याद रखें। और ये स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, ये भी इंग्लिश में याद रखें। 85 नंबर का प्रश्न है, देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, रिसोर्स मीन्स, संसाधन का अर्थ है ऑप्शन ए समथिंग दैट कैन बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम, कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन बी समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी, कुछ ऐसा जो आवश्यक न हो, आवश्यक न हो। ऑप्शन सी समथिंग दैट कैन बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम, कुछ ऐसा जिसका उपयोग किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, कैन नॉट लिखा, नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देखो ये और ये कॉन्ट्राडिक्ट है। ऑप्शन डी है समथिंग विच लीड्स टू कंफ्यूज, लीड्स टू कुछ ऐसा जो भ्रम की ओर ले जाता है। सही जवाब क्या है? संसाधन का मतलब क्या समझते हैं आप? संसाधन मतलब क्या है? आपके पास, आप कक्षा में गए, आपके पास किताब है, किताब एक संसाधन है। किताब क्या है? एक संसाधन है। तो किताब आपके पढ़ाने में मदद करती है कि नहीं करती है, कि रुकावट लाती है, कि क्या? किताब का क्या रोल है, संसाधन का क्या रोल है, बताइए। बताइए, 10 सेकंड है आपको। 85 नंबर का प्रश्न है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सही जवाब है समथिंग दैट कैन बी यूज टू हेल्प अचीव एन एम, कुछ ऐसा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे संसाधन कहेंगे हम। क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। अगला 86 नंबर का प्रश्न है, देखिए, इफ यू एज टीचर want to clarify the concept of river and pond, you may dash for the best result. यदि आप एक शिक्षक के रूप में नदी और तालाब की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो आप सर्वोत्तम परिणामों के लिए डैश कर सकते हैं, रिक्त स्थान कर सकते हैं, रिक्त स्थान सकते हैं। ऑप्शन ए अरेंज अ विजिट टू अ रिवर और पॉन्ड, नदी या तालाब की यात्रा की व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छे परिणामों के लिए, बच्चों को सही समझ में आए उसके लिए ये कर सकते हैं क्या आप, कि नदी और तालाब के पास ले जाए। ऑप्शन बी शो अ वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप दिखाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ऑप्शन सी शो अ पिक्चर ऑफ देम, एक चित्र दिखाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ऑप्शन डी डिलीवर अ लॉन्ग लेक्चर, एक लंबा व्याख्यान दे सकते हैं आप। बताइए क्या करेंगे आप? कंसेप्ट समझाना है आपको, तो आप क्या करेंगे इनमें से, बताइए। 86 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिया। सबसे उचित क्या है? आपके पास चारों ऑप्शन है, चारों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चारों की सुविधा है आपके पास, के आप ये भी कर सकते, ए वाला भी कर सकते, बी वाला भी, सी वाला भी, डी वाला भी। तो आप क्या करना चाहेंगे? एक एज ए टीचर आप क्या करना चाहेंगे और क्या उचित है? बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्लेरिफाई हो, उसके लिए क्या उचित है करना, और आपके बस में भी है चारों करना। प्रश्न के हिसाब से आपके बस में है ये चारों करना, बताइए। तो मैं होता तो क्या करता? अच्छा बताइए। 86 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है कि नदी या तालाब की व्यवस्था की यात्रा की व्यवस्था कर लेते हैं हम, एक विजिट पे ले जाते हैं बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये आपके बस में है, चार ऑप्शन दिए ना, तो चार ऑप्शन आप बोलेंगे सर हमारे पास तो व्यवस्था नहीं, लेकिन ऑप्शन में दिया है व्यवस्था है आपके पास ये वाली। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि आप रियल लाइफ अनुभव उनको करवा दें। ठीक, 87 नंबर का प्रश्न है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए आपको, तो रियल लाइफ अनुभव जिनमें मिल रहा है बच्चों को, मूर्त अवधारणा जिनको मिल रही है बच्चों को, बच्चा देख सके, अपनी आंखों से सुन सके, महसूस कर सके, छू सके, वो वाली व्यवस्था आपको कर देना है उनके लिए। 86 नंबर का प्रश्न है, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए ईस्टर्न हिमालय,
पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी अरावली हिल्स। कौन सा नहीं है आपको बताना है। जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है आपको बताना है, नहीं वाला बताइए। 10 सेकंड दिया आपको, बताइए बताइए बताइए। सही जवाब क्या है? तो पूर्वी हिमालय तो हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट भी है, अंडमान निकोबार भी है, अरावली हिल्स नहीं है। तो जो नहीं है वही सही है। तो अरावली हिल्स हमारा सही जवाब हो जाएगा कि जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट ये अरावली हिल्स नहीं है। अगला 88 नंबर का प्रश्न है। 88 नंबर का प्रश्न है, द ओजोन डिप्लीशन is largest around which part of the world? ओजोन रिक्तीकरण विश्व के किस भाग में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव में, ऑप्शन बी अराउंड द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास, ऑप्शन सी साउथ पोल में यानी कि दक्षिणी ध्रुव में, ऑप्शन डी अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के आसपास। बताइए किसके आसपास या ओजोन रिक्तीकरण विश्व के किस भाग में सबसे अधिक है? ओजोन डिप्लेशन सबसे अधिक कहाँ, किस भाग में है, ये आपको बताना है। बताइए 10 सेकंड ये आपको बताइए। तो सही जवाब है इसका साउथ पोल में। कहाँ पे? साउथ पोल में ओजोन रिक्तीकरण विश्व के दक्षिणी ध्रुव में सबसे अधिक है। अगला देखिए 89 नंबर का प्रश्न है। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड? विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? ऑप्शन है पेंसिल्वेनिया में, ऑप्शन बी दोहा में, ऑप्शन सी दुबई में, ऑप्शन डी रियाद में। कहाँ खोदा गया था तेल का कुआं सबसे पहले, ये आपको बताना है। विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? बताइए 10 सेकंड ये आपको बताइए। सबको दुबई उबई या रियाद वियाद लग रहा होगा, बताइए। सही जवाब है इसका पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया में। ठीक। अगला है 90 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये अपना आज की सीरीज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, ये आपको बताना। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑप्शन सी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कणकीय कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन डी ग्राउंड लेवल ओजोन भूतल ओजोन। इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए 10 सेकंड दिए आपको, बताइए। तो जो ये ग्राउंड लेवल ओजोन है, भूतल ओजोन, ये वाला नहीं। ठीक। आज का सेशन आपको कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। बाकी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं। धन्यवाद।